अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अवाम की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही, इसलिए क्योंकि जिस किस्म का बजट आया है, इसको मैं बजट कहूँ या पनिशमेंट कहूँ, ये एक सज़ा मिली है पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तान के साथ अपनी वफ़ाओं का सिला मिला है। हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंपोर्ट सेक्टर है, ट्रेडर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और सबसे बढ़ के हमारे ऑनेस्ट नौकरी पेशा अफराद जो कि पढ़ लिख के सोचते हैं कि इसी पाकिस्तान में काम करेंगे और बहुत अच्छी तरह से बड़े इन्हमाक के साथ अपना टैक्स वक्त पे करेंगे, बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स रहेंगे। उनको इस सारे जो उनकी नेक नियति है उसकी पनिशमेंट इस बजट की सूरत में मिल गई है। और हमें समझ नहीं आ रही कि औरंगज़ेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या सोच के ये बजट पेश किया है, और अभी तक कन्फ्यूजन बहुत है। तो हमने सोचा कि हम आएँ लाहौर, जो कि एक हब है, यहाँ बैठ के हम मुख्तलिफ तबकात के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें और पूछें कि क्या आप बजट को लेकर मुतमईन हैं, खुश हैं, कुछ करेंगे या बर्दाश्त करते चले जाएंगे। हमारा बड़ा प्रोलिफिक पैनल इधर हमने इकट्ठा किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे जाने कि आपके शहरों में आप इसके बारे में, बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। चलते हैं हमारे इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और पूछते हैं कि अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की भी आवाम परेशान है। एक तो बिजली के बिल, दूसरा टैक्सेस और तीसरा लोड शेडिंग ने आम आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इस गर्मी में जहां पर पारा 40 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है, वहीं पे शहरी परेशान है। बिजली के बिलों में टैक्सेस लगाए गए, बिजली के आम आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो मेरे साथ आवाम मौजूद है, इनसे शहरियों से बात कर लेते हैं कि इनके कितने बिल्स आए हैं और ये किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कितना बिल आया आपका और आमदन वगैरह, और किस तरह से घर का खर्चा आप चला रहे हैं? जो हमारा बिल आ रहा है करंटली 31,450 समथिंग आ चुका है। लिहाजा अगर सहूलत नहीं दे सकता मौजूदा गवर्नमेंट, तो इसको चाहिए कि हमारे ऊपर और अजाब ना डाले। खुदारा लोगों पर रहम करो और इन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती मत करो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो ताकि लोग आप लोगों पर भरोसा करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये लोग भरोसा खो चुके हैं और ये लोग लायक नहीं है कि मजीद को गवर्नमेंट करे। जी, एक और शहरी से भी बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कितना बिल आया आपका और आपकी आमदन कितनी है और घर का जो खर्च चलाना है वो कितना मुश्किल हो गया आपके लिए इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से? मेरा बिल है 18,556 रुपये है। मैं ये बाइक पे चला के जो है 1,000-1,200 रुपये दिन का कमाता हूँ। मकान मेरे किराए का है। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो है घर का राशन पूरा करूँ, बिजली का बिल पे करूँ या मकान का किराया दे दूँ। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है इस हाल में जीना। अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती या मेरे बच्चों को उस पर कोई सहूलत मिलती तो मैं वो भी कर लेता। सर, आप बताइएगा कितना मुश्किल हो गया। पहले आपका कितना बिल आता था और इस पर कितना बिल आया है आपका? पहले जी हमारा 1,000-1,500 आ रहा था। अभी जो है ना, इन लोगों ने हमारा अगले महीने का 4,500 आ गया, अभी इस महीने का 16,500 बिल आ गया। एक ही पंखा चलता है। अभी मैंने मकान भी छोड़ दिया और सामान मैंने किसी के घर में रख दिया। अभी ये टैक्सी चला तो हमारा कोई तौफीक नहीं। और अब वक्त हुआ है फैसलाबाद, जो इंडस्ट्री का हब है, वहाँ जाके पूछते हैं। हमारे फैसलाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट बताएंगे कि ये बजट है या सज़ा। जी, बिजली की बिलों में इजाफे और हालिया बजट में जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इससे महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि फैसलाबाद के शहरियों की भी चीखें निकल गई हैं। मैं इस वक्त तजारती मरकज़ चौक घंटा घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ फैसलाबाद के कुछ शहरी भी मौजूद हैं और कुछ कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएँ कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? कहना क्या है यार, जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, गरीब आदमी तो पिस के रह गया। गरीब आदमी एक पंखा नहीं चला सकता और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जो हालात इस मुल्क के बने हुए हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, कारोबार ज़ीरो हो चुके हैं। खुदारा गरीब आदमी का सोचें, वरना गरीब आदमी जितना इस वक्त परेशान है, अगर वो बाहर आ गया तो ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। मज़ीद बात कर लेते हैं। आप बताएं कि इस कदर जो है वो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं कि आम आदमी अब अफोर्ड नहीं कर पा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पता है आपको कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कर दिए इन्होंने, उसमें गरीब आदमी बेचारा पिस के रह गया। जो तनख्वाहदार तबका है उसके घर का बिल, वो एक पंखा चलाता है, घर का बिल 40,000 45,000 रुपये आ रहा है। उस बेचारे की तनख्वाह 25,000 28,000 है, उसने बिल कहाँ से देना है?
जो हमारे हुक्मरान है वो एक चीज़ पे टैक्स नहीं देते। उनके घर की बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है। खुदारा उनसे ये सारी चीज़ें वापस ले ताकि अवाम का कुछ सोच सके हम लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैसे इसको एलेबोरेट करेंगे कि बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं? यकीनन आपको भी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल जी, बिल सबको ज़्यादा आए हैं। देखें जी, गरीब आदमी, एक तो कारोबार नहीं चल रहे हैं लोगों के, ठीक है, ऊपर से टैक्स इन्होंने इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि बिजली के बिल भरें कि टैक्स दें, तो हर चीज़ पे तो टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो गरीब आदमी जो बिल है, किसी की 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसका बिल जो है 12,000 13,000 रुपया आ रहा है, वो 5-6 हज़ार में कैसे अपना घर चलाएगा। और हम मुल्तान को तो भूल ही नहीं सकते, हुकूमतें तो भूल जाती हैं लेकिन हम मुल्तान को नहीं भूल सकते। मुल्तान बजट को लेके क्या सोच रहा है, क्या कह रही है हमारी अवाम? तो जो बजट मंजूर किया गया उसमें अरबों रुपए के टैक्स जो है वो आम आवाम पर और सफ़ेद पोश तबके के ऊपर जो है लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है वो इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुल्तान शहर में बिजली की लोड शेडिंग और जो बजट पर जो टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं उस पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जो है जारी है। इस वक्त जो है ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? एक तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब जो मैपको की जानिब से जो ओवर बिलिंग की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं, कितने मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, मुतासर होने वाली बात मैं यूँ करूँगा कि दुनिया भर में सारिफ का कानून भी मौजूद है और उस पर अमल दरामद भी होता है। पाकिस्तान में जो सारिफ का इस्तेहसाल है वो हुकूमती सतह पे किया जा रहा है। आम लोग, आम ताजिर और आम सतह पर हर शख्स उसका निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो चुका है। अब जो बजट मंजूर कर लिया गया है, अरबों रुपए के टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए आम आवाम पर, खसूसी तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो है टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जो सफ़ेद पोश तबका है वो जो है इस वक्त जो है दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 2 रोज़ से आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? बात ये, हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। वो लोग किधर गए हैं? वो असम्बलियों में जाके ठंडे एयर कंडीशनों में बैठ के और पॉलिसी मेकर बन गए हैं। उनके नारे किधर गए हैं? वो जो सबको रिलीफ देने की बातें कर रहे थे कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, ये बिल हम पे करेंगे, आप बिल लेके जाओगे, जाके वहाँ फाड़ दोगे, आपका बिल पहले से पेशुदा होगा, वो किधर गए हैं? वो सारे जो है ना बेहिस हुक्मरान, ना इनको अवाम की दुख दर्द से कोई गर्ज है, ये सिर्फ इनको इक़्तिदार की हवस ने जो है ना इनको ये इतना बड़ा झूठ भी बोला और अब ये अवाम को लूट भी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरबों रुपए के टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए, लेकिन अपनी मराद जो कम करनी चाहिए थी हुकूमत को वो कम नहीं की जा रही। सारा बजट का जो जोर है, सारा जो टैक्सेस का जो बोझ है वो गरीब अवाम सफ़ेद पोश तबके के ऊपर लगा दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? जी, जितने भी ये बजट पास करने वाले अफराद हैं ये सारे मराद याफ्ता तबका है। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मराद के लिए तो सब कुछ किया। असम्बलियों में बैठ के जिन आवाम से वोट लेके वहाँ गए बैठे हैं उस पे वो बात करने को तैयार नहीं है। जैसे हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी जितने भी हैं वो 300 यूनिट तक का वो वादा करके आए थे, 200 यूनिट तक का वादा करके आए थे, जी हम फ्री करेंगे, ये करेंगे। अगर वो लोग इस चीज़ के हवाले से देखें कि यार वो जो हमने वादा वहीद की है वो हुकूमत कब पूरा करेगी। Let's find out from the movers and shakers of the industry और लाहौर of course hub of business। तो हमने सोचा कि बजट के ऊपर हम वो एक एंगल लें कि वो लोग जो कि ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, रोज़मर्रा का कारोबार है, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या सिर्फ नौकरी पेशा ही अपसेट है? चौधरी साहब, आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं, ये बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा था और अब बजट के बाद आपको लग रहा है कि कैसा चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार पहले भी ठप था, बजट के बाद बिल्कुल ठप। अच्छा, कोई हालात हमें नज़र नहीं आ। मेरा नाम मोहम्मद अमजद चौधरी है, मैं लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट। तो मेरा क्योंकि FBR से भी लिंक है और ट्रेडर और इंडस्ट्री से भी लिंक है, तो जो हालात इस वक्त मुल्क के जा रहे हैं पहले ही बड़े वर्ष थे। अब जब बजट आया है तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ हमेशा गला उसका दबाया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होता है। लेकिन इसका मतलब है अगर आप टैक्स दे के कुछ थोड़ी बहुत बचत करके कुछ बना लेंगे तो आप पे नेक्स्ट राउंड में और टैक्स आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, मैं 78 से टैक्स दे रहा हूँ, जो पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं उनको सबसे पहले कहा जाता है कि जी आपने ये रिटर्न दे दी, आप चोर हैं, अब आप साबित करें कि आप चोर नहीं हैं। हम पूरा साल ये साबित करने में लग जाते हैं
कि यार हमने ये बिल्कुल ठीक बनाई है, हमने ये बिल्कुल किया है। अंडर द टेबल जो भी करें उसके बाद जाके हमारी रिटर्न फाइनल होती है। दुनिया में कोई भी मुल्क जो छोटी इंडस्ट्री होती है, छोटा ट्रेडर होता है, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री, उसके बगैर नहीं चलता। एसएमई के बगैर कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो शख्स खुद कारोबार नहीं करता तो क्या उसको बजट बनाना चाहिए? डोंट यू थिंक इसेंशियली एक मसला है कि एक जब बाबू बनाता है या एक बैंकर जब बनाता है तो वो आपका तो सगा हो ही नहीं सकता। देखिए जी, हमारा दूसरा अलमिया पाकिस्तान में ये भी है कि अगर एक मिसाल है हेल्थ का जो मामला है उसमें हम किसी इंजीनियर को मिनिस्टर बना देते हैं, फाइनेंस में उस बंदे को हम बना देते हैं जो बैंकर है जिसका बिजनेस से तल्लक कोई। दूसरी बात, हमारे जितने भी सियासतदान आ रहे हैं, पहले भी अब भी, ये मीटिंग्स करते हैं उन लोगों से जो सिर्फ फोटो सेशन है, जो असल स्टेक होल्डर है उनसे कोई मीटिंग नहीं। और यही मेरा अगला सवाल होना था कि मैं चाहे अंजुमन ताजरान से बात करूं या स्मॉल आपने कहा एसएमई ग्रुप से बात करूं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करूं, चेंबर से बात करूं, जगह जगह जाऊं, सब लोग ये कहते हैं जी हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, होटेलियर से नहीं पूछा गया। तो अगर आप वो शख्स या वो बिजनेसेस जो अफेक्टेड है उनकी आप राय ही नहीं सुनेंगे, उनको भी, आप लोगों को भी, देखिए आपकी एक प्रिविलेज पोजीशन है लेकिन आपको भी एक्सेस नहीं है, तो एक यंग नौजवान जिसका बहुत ज़बरदस्त कोई आइडिया हो उसको तो एक्सेस तवक्को ही नहीं कर सकते। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप स्टेक होल्डर जो हैं उनसे आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनसे तजावीज़ नहीं लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, आप कोई पॉलिसी ऐसी नहीं दे सकते जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। मुल्क चलाना को रॉकेट साइंस नहीं है, कर्जा हमारे ऊपर इतना बड़ा नहीं है, 100 अरब का कर्जा है। अल्लाह ने हमें इतनी चीज़ों से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है। आज हम पेट्रोल निकाल लें, मिनरल्स निकाल लें, बाकी चीज़ें निकाल लें, तो ये तो पीनट है जितना अल्लाह ने हमें दिया हुआ, लेकिन निकाले कौन? सारे तो करप्ट है। शहजाद साहब से मेरी पहले भी बात हुई और ऑफ कोर्स आप सराफा बाज़ार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मुझे ऑफ रिकॉर्ड एक बात की जो मेरे अभी तक जहन में, क्योंकि आई कुड नॉट बिलीव कि ऐसा है, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम पाकिस्तान में कोई इम्पोर्टेड ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि हमारे पास, जैसे चौधरी साहब ने कहा, हमारे पास मादनियात हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एमरल्ड ख़रीदूँ तो बाहर से ख़रीदूँ, सोना ख़रीदूँ तो बाहर से ख़रीदूँ। एक आपकी प्राइड होती है, कॉटन का भी यही हाल है, डेनिम का भी यही हाल है। तो ये स्टेक होल्डर वाली जो बात है, क्या ऐसा नहीं हुआ पिछले रेजिम में भी? मेरा ख्याल है कि बिठाया गया, 50-50 का सेशन किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, अभी भी एक SIFC है, मतलब इतने ब्रेन्स इकट्ठे हैं। और अब तो आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, मतलब एक ओहदा क्राफ्ट किया गया है, लेकिन आई एम श्योर कि उनका भी तो कोई इनपुट होना चाहिए एज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अगर हमने उन्हें डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उनका भी तो रोल होगा, ऐसा मुमकिन है। तो ये क्यों स्टेक होल्डर से पूछा नहीं जा रहा है? ये इज इट डिलिबरेट या जानबूझ के आपका गला घोंपा जा रहा है? तो जो अभी आपने सवाल किया उसमें सबसे पहले देखें, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद भी बिजनेसमैन है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन से निकल के वो दूसरी साफ में खड़े हो गए हुए हैं। प्रपोजल्स तो हम लोग किसी ना किसी सूरत उन लोगों को पहुंचा देते हैं, उनकी टेबल पे चली जाती है, लेकिन एंड क्या होता है? वही जो लास्ट टाइम आपसे मेरी डिस्कस हुई थी कि जी वो जो बाबू लोग हैं वो उठाते हैं फाइल को और वो टेबल की साइड पे रखते हैं। लेकिन फिर आपका भी कसूर है, क्योंकि बाबू लोग अगर बना रहे हैं बजट और बाबू लोगों ही को फ़ायदा हो रहा है। मैं देख रही हूँ जी, पहले भी ब्यूरोक्रेट्स के पास काफ़ी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, उनमें माशाल्लाह इजाफा ही हुआ है। पेंशन्स हैं तो हमारी इफ़ेक्ट होंगी, मरात हैं तो हमें पहले ही कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको ये किसने, मतलब हमने अलाउ किया है कि बाबू क्रेसी चलाए मुल्क को। और मैं तो सियासतदान को भी इतना कसूरवार नहीं समझती, बिकॉज सियासतदान बेचारे, आपको पता है, काफ़ी एक तो मासूम है। और मुझे पता है कि बजट सेशन में 2 दिन जो वो लॉक्ड अप थे तो उनकी शायद इनपुट नहीं थी, वो बस बंद थे वहाँ पे, लेकिन बजट तो कहीं और से बन के आया था। नहीं, ये तो सारी दुनिया के इल्म में है कि जी बजट कहाँ से बन के आया और इसको इम्प्लीमेंट ये करवाने के लिए बैठे हुए हैं। बाकी ये बजट इनका तो नहीं है, ये बजट ना ही हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। ये तो बजट जहाँ से आया है
आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे साथी भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम भी बेहतर जानती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट के लिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। और इम्प्लीमेंट इन्होंने कैसे करवानी है? इम्प्लीमेंट इनका कराने का तरीक़ाकार ये है कि वो एक फांसी का फंदा होता है, वो कहते हैं जी जिसके गले में फिट आता है उसको फांसी पे लटकाते जाएं। और ऑलरेडी हमारे गलों में तो फांसी का फंदा है, हम तो टैक्स पेयर हैं और बड़े अरसे से दे रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जी हमारा ही फंदा टाइट किए जाएंगे, ना कि हमने उनको बड़ी प्रपोजलें दी कि जनाब नए टैक्स पेयर जो है उनमें इजाफा किया जाए, जो हमारा बोझ है वो तकसीम हो जाए। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते, वो कहते हैं जी आप हमारी हेल्प करें। अब एक मुल्क में FBR ने फ़ौज पूरे मुल्क में खड़ी की हुई है, उनके जितने मुलाजमीन हैं या जो भी है सेटअप है उनका, अब वो जाके डोर टू डोर अगर नए टैक्स पेयर बनाते हैं या उनको लेके आते हैं टैक्स नेट में, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी जिम्मेदारी है। कौन से नए टैक्स पेयर्स लेके आए हैं नेट में? हम तो जब से देख रहे हैं वही लोग हैं जो टैक्स नेट में हैं, हमें कोई नया तो नहीं नज़र आया। मैं चूँकि जो ताजरान है इनका ऑब्वियसली एक बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, ये जो ताजर दोस्त स्कीम भी आई और FBR का पहले ही से हमें मतलब अप्रैल ही से नवीद सुना दी गई कि अब आपका 1 जुलाई पे एक और फंदा जो है उसको टाइट किया जाएगा। जी। लेकिन जो ताजरान है उनसे भी मेरा गिला है, वो उन्होंने कहा जी बहुत आसानी कर दी है, अब बहुत आसान है, एक ऐप है, पहले बड़ा रिगमरोल था, पेपर वर्क होता था, अब तो जी उनका रवैया बड़ा अच्छा है, हमारा रवैया सही नहीं है और उनका बड़ा मतलब क्या कहते हैं कोऑपरेटिव रवैया है, ऐसा है? जी देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट की जो जमात है ना, अंजुमन ताजरान, नई मीर साहब के पास ताजर दोस्त स्कीम के अंदर वो उनको बनाया गया हेड। तो पाकिस्तान के जितने ताजर हैं वो इस बजट से खुश नहीं हैं, जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि वो बजट ताजरों के लिए नहीं है, अवाम पाकिस्तान अवाम के लिए नहीं है। जो मरकज़ी तंजीम ताजरान ने जो हड़ताल भी की है, उसके साथ खड़े भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी तंजीम ताजरान उसके लिए कोशा है और इंशाल्लाह करती रहेगी। अच्छा, मुझे इस पे तैमूर आप सर धुल रहे थे इसके साथ, तो मुझे शहजाद साहब की बात से याद आया। इन्होंने कहा कि मतलब लोग अब ऑब्वियसली कहीं और से बजट बन के आए हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, तो फिर अगर वो नौकरी पेशा है तो उनको हमारा भी टेक्निकली इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी नौकरी पेशा हैं, तो उनको तो हमारा कोई दर्द दिल रखना चाहिए था, डोंट यू थिंक? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा रेहाम जी कि मामला यही है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए तो इस बजट के बाद अब जिस तेज़ी से टैक्स बढ़ाए गए हैं और उसके साथ साथ जो महंगाई हो रही है, तो ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कि वो अपने बच्चों को अब स्कूल वगैरह भेज सकें और बाकी सारे मामलात मैनेज कर सकें। और सवाल यही पैदा होता है कि वो लोग भी नौकरी पेशा ही हैं जिन्होंने बजट बनाया है, मगर शायद वो नौकरी जिन लोगों की कर रहे हैं वो शायद जैसे इन्होंने कहा फरमाया कि उनका ताल्लुक़ शायद कहीं बाहर के मामलात से ज़्यादा है। क्योंकि फॉर इंस्टेंस हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की कुछ कंडीशंस थी कि आपने बैलेंस्ड बजट बनाना है, मगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। बैलेंस बजट आप बनाएं, मगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था कि आप बजट को 14 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन पे ले जाएं, जिसके नतीजे में जो ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद हैं उनको भी आपको एस्केलेट करना पड़े। जो ऑलरेडी टैक्सेस थे उनको वहीं रखते और जो बजट बनाते वो उसी के हिसाब से बनाते जो ऑलरेडी टैक्सेस वसूल कर रहे होते। IMF वाले भी खुश होते और शायद पब्लिक भी खुश होती। तो बेसिकली देखें, ऑस्टेरिटी तो एज यू अंडरस्टैंड कि ऑस्टेरिटी डिडंट वर्क, इट डिडंट वर्क इन द UK। मैं तो टेक्निकली ऑस्टेरिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे हैं, हम ट्रेडर्स के साथ बैठे हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बचत तो नहीं कर सकते। लेकिन इधर क्या किया है इन्होंने कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इट्स अ मच मोर हैवियर लोन, लेकिन ये एक तो खसारा पूरा कर रहा है, दूसरा ये जो ऑस्टेरिटी करवा रहे हैं वो हमसे करवा रहे हैं, अपने ऊपर ऑस्टेरिटी नहीं करवा रहे। अपनी तरफ से इनको 25 से 30 एयर टिकट्स भी चाहिए, अपनी तरफ से इनको पता नहीं इसका डेकोर, इसकी रिफर्बिशमेंट भी चाहिए। और देन यू नो इट्स सो अनोइंग टू मी कि देन दे हैव द नर्व टू से कि जी मैं तो 1.5 लाख तनख्वाह नहीं लेता।
तो जो आप 1.5 लाख तनख्वाह नहीं ले रहे, आई वुड मच रादर कि आप 1.5 लाख तनख्वाह लें, बिल्कुल मेरा खून ना चूसे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और टैक्स रिटर्न्स आप इनके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देर एक्चुअली नॉट पेइंग द टैक्सेस जो इनकी असल आमदनी है। ये भी एक अजीब वाक़या है पाकिस्तान में कि देन दे एक्सपेक्ट अस टू फाइल आवर टैक्स रिटर्न्स, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में सेल्फ असेस्ड जो होता है वो अपना टैक्स फाइल करता है। जैसे चौधरी साहब ने कहा, वहाँ पे दे वेरी हेल्पफुल, दे वांट टू इनकरेज यू, ये नहीं कि आपके ऊपर एक फिरौन की तरह बैठ जाए। सो प्लीज एक्सप्लेन फॉर आवर व्यूअर्स कि ये क्या मतलब है, हम क्यों रो रहे हैं? कि अगर ट्रेडर्स भी खुश नहीं है, अगर बिजनेस भी खुश नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है और नौकरी पेशा खुश नहीं है, तो जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, 10 लाख जो कमा रहा है, सो तो किसके लिए है बजट? तो ये मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान फ्रेंडली बजट नहीं है ये। नहीं जी, IMF फ्रेंडली बजट है नंबर 1, और नंबर 2 ये कि गौर करें कि IPP फ्रेंडली बजट भी है, क्योंकि IPPs के हवाले से जो मामलात बिजली के हवाले से और कॉस्ट ऑफ बिजली है उस पर भी आपको पता है कि उन्होंने मज़ीद और ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी हैं, टैक्स लगा दिए, पेट्रोल वगैरह पे भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, मगर मेनली ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। तो अब वो 70 रुपीज़ गालिबन है ड्यूटी पर इस पे पेट्रोल पे, और इसी तरह जो आपका जो बेसिक यूनिट है वो 60 to 70 रुपीज़ तक जाने लगा है। बड़ी हीटेड डिस्कशन जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक। अच्छा, अब वो ट्रेडर्स भी खुश नहीं हैं और स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री जो है, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, मैं समझती हूँ कि वो ही बैकबोन है, इसलिए कि जो आपका R&D है, जहाँ आपकी रिसर्च एंड डिज़ाइन होती है बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए, जब आपको बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो छोटी फैक्ट्रीज ही करेंगी ना कि जी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, जो कि ये लोग समझते नहीं। शहजाद साहब ने कहा कि इसाक डार साहब भी बिजनेसमैन है, मेरा ख्याल है उन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम ये है पार्लियामेंट में कि आप जैसा कोई पार्लियामेंट में बैठा नहीं है। वैसे शायद वो कुछ कर भी ना सकता, लेकिन आप जैसा कोई बैठा भी नहीं है। वुड दैट मेक अ डिफरेंस कि अगर आपकी तरह कोई बिजनेस कर रहा होता जो एक्चुअली ट्रेड से जुड़ा हुआ है, वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ हो? जी, पार्लियामेंट में तो बैठ ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि वो हमारे लिए तो जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कैसे चल सकता है? मैं ऐसे लोगों से बात करके आई हूँ जिनके बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस थे और लिटरली उन्होंने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं, हम अफ्रीका जा रहे हैं। इमेजिन, बहुत थ्राइविंग बिजनेसेस, और मैं उनको रोक नहीं सकती। और अब तो ये बजट तो देखिए जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या करें, मजबूरी जा रहे हैं। काफ़ी लोग जा रहे हैं, हमारे भी एम्प्लॉयड वाले लोग बहुत सारे जा रहे हैं। यहाँ बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, हर चीज़ तो यहाँ महंगी है। हम चलेंगे, अपना तारुफ प्लीज़ पहले कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मसूद भट्ट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लाहौर चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री। कैसे देख रहे हैं ये बजट? इंपोर्टर्स कैसे देख रहे हैं? जी, ड्यूटी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं जी। ऑलरेडी जिस फील्ड से मैं इंपोर्ट करता हूँ, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, उस पर सबसे ज़्यादा टैरिफ रेट हम दे रहे हैं ऑलरेडी 35%। सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, सेल्स टैक्स के साथ एक एडिशनल सेल्स टैक्स है, वो बढ़ा दिया जाता है, या उसको अगर कोई एग्जम्पशन किसी फील्ड में, किसी शोबे में अवेलेबल है तो उसको इस दफ़ा ख़त्म कर दिया गया है। किसी फील्ड में, किसी इंडस्ट्री को, किसी मैन्युफैक्चरर को, किसी कमर्शियल इंपोर्टर को जो भी किसी चीज़ के ऊपर एग्जम्पशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। जहाँ भी कहीं कोई रिलैक्सेशन थी वो वापस ले ली गई है। तो बात जैसे सब लोग कर रहे हैं, आप भी जैसे कह रही हैं, सारी बातों का मकसद ये है कि हालात को आवाम के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए किस तरह साजगार किया जाए, कैसे वो अपना गुजारा कर सकें। तो बात तो यही होती है कि जी हम कम कर रहे हैं, महंगाई को कम करने की तरफ ला रहे हैं, लेकिन जिस रेशो से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई कैसे कम हो सकती है? अभी तो मेरा ख्याल है कि जुलाई के आखिर में आपको पता चलेगा महंगाई हो कितनी। आखिर तो एंड यूजर है, उसने आपको बताना है ना कि महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। प्रॉब्लम ये भी है कि बाकी तो आपका सब मतलब आपको तो कि बस कारोबार बस बंद ही आप समझे, लेकिन जो एक हमारा शौक था कि अभी भी देखिए ना कि आग बरस रही है लाहौर में, फिर भी हमें चाय का शौक है। अब आप चाय भी नहीं पी सकते क्योंकि दूध 75 रुपए ज्यादा महंगा कर दिया, जो सबसे ज्यादा ट्रेजेडी हुई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। इसके ऊपर तो एहतजाज कर ले। अब जब तक हम तो ये बात अभी कर रहे थे कि जितनी देर तक हम अंदर बैठे रहेंगे और हम नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये इसी तरह हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ लाते रहेंगे। अच्छा मियाँ साहब, ये मुझे बताएं कि इस बार हम ये तो कह सकते हैं, कम से कम जो मैं गिला कर रही थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठा हुआ, स्मॉल मीडियम जो बिजनेस है वो नहीं बैठी हुई, लेकिन रियल एस्टेट तो बैठी हुई है पार्लियामेंट में। तो आपने उधर क्यों नहीं कुछ कहा? आप लोगों के तो बैठे हुए हैं। हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनको सजेशंस भेजी। हमेशा से हम कोशिश करते हैं, बट
इशू ये है कि ये सारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, जो सजेशंस भेजी जाती हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। जिसकी एक्सेस है, जो बिल मुशाफा बैठ कर अपने किसी न किसी सोर्स से जाकर कोई बात कन्वे करने की कोशिश करता है, अगर उनको समझ आ जाती है तो समटाइम्स हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ जो कल्चर है हमारा वो ये है कि वो FBI एक पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ मुंशी अदारा, पैसे कलेक्ट करना सिर्फ उसको आता है, उसको पॉलिसी मेकिंग उसके बस का काम नहीं है, उसको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग का आइडिया नहीं है कि इससे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इससे पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। देखें, जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग ये जो हम दोस्त बैठे हैं, जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जब तक उनसे आप मुशावरत नहीं करेंगे उतनी देर तक आपको पता नहीं चल सकता और कभी पाकिस्तान ट्रैक पर नहीं आ सकता। बाबू क्रेसी जो है, इस यही सबसे बड़ा मसला है, जिसने बिजनेस नहीं किया, जिसने प्रॉपर्टी डेवलप नहीं की, जिसको पता ही नहीं है, उसका तो काम ही नहीं होना चाहिए। और वुड यू नॉट से कि ये तो लिटरली एक ऐसा है कि अगर यही बनाना था, आप कह रहे हैं ना तजावीज़ भेजी, तो जब तजावीज़ सुननी नहीं थी, अगर आपने कॉपी पेस्ट ही छापना है ना, आपने बेसिकली छापा है, किसी सेक्टर को इन्होंने नहीं छोड़ा। एवरीवन इज़ अनहैप्पी। इस बार आप सिवाय जो वडेरा है या जिसका जो एसेट छुपा हुआ है, जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, जिसमें भी डेवलपमेंट का वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, हर एक सेक्टर को अफेक्ट किया है। हमें ये समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट आपकी बैकबोन है, आपकी रेमिटेंस सारी रियल एस्टेट के ज़रिए आती है, आपकी 40+ इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। हम कहते हैं कि आप बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, हम कहते हैं कि आप बिजनेसमैन के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, बट एक की कुर्बानी के साथ दूसरे को कुर्बान मत करें। आप जब तक ये गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं, पाकिस्तान एक रियल एस्टेट पोटेंशियल कंट्री है, इसको समझना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इसमें लेकर आ सकते हैं, जब तक वो नहीं आएंगी आपका मुल्क नहीं चलता। देखिए, इन्वेस्टर्स तो हम चलेंगे हाफिज़ अताउर रहमान साहब की तरफ। इन्वेस्टर्स तो हम ला सकते हैं, इन्वेस्टर्स तो आना चाहते हैं। एक तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पहली बात, अगर किसी आप फॉरेनर से बात करें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी बात करें, वो कहते हैं जी हमने पहले भी हमें कहते थे इन्वेस्ट हमने किया, उसके बाद हमें कोई सॉवरेन गारंटी, अब वो हमारी सॉवरेन गारंटी पे उनको एतबार भी नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ सकती है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे बेशतर ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ 5 स्टार होटल ही नहीं है। आप नहीं कह सकते कि 5 स्टार होटल है। ये कैसे होगा? अगर जो लोग बना रहे हैं, जिन्होंने भी ये कॉपी पेस्ट करके हमें ये बजट बना के दिया है, तो उनको कैसे हम बावर करा सकते हैं? जाहिर है कि पोलाइट तजावीज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज़ अताउर रहमान जट। अंजुमन ताजरान जो आल पाकिस्तान है, उसका एक ही मोटिव है, ताजर और तजारत को फ़रोग। और जो ये हुकूमत आई है, इसको ताजर दोस्त हुकूमत समझा जा रहा था, क्योंकि हमेशा ताजरों ने इस हुकूमत का साथ दिया। चाहे पिछली गवर्नमेंट है, उन्होंने महंगाई की और हमने ताजरों ने बाहर आके लॉन्ग मार्च किए, उसमें हिस्सा दिया। इस अपोजिशन का, जो साहब का अपोजिशन थी, अब मौजूदा गवर्नमेंट है, पूरा साथ दिया महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो है ताजर को कह रहे हैं कि ताजर जो है चोर हैं, वो टैक्स नहीं देते। जब इंसान बच्चा पैदा होता है और मरने तक टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देता है, उसमें ताजर को क्यों चोर कहा जा रहा है? जो भी ताजर, अगर चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो ट्रेडर्स है, हमेशा उसने टैक्स दिया है। जो गवर्नमेंट को मुश्किल हालात आए हैं, ताजरों ने हमेशा साथ दिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ इस गवर्नमेंट को, जो एक नया शोशा इन्होंने छोड़ा था, ताजर दोस्त स्कीम जी, इस जो ताजर दोस्त स्कीम आई है, इसकी जो भी इन्होंने SOPs बनाए हैं, उसको आवाम के सामने वाज़िया नहीं किए। कहते हैं कि पहले आप ताजर दोस्त स्कीम में मतलब एंटर हों, तो फिर बताएंगे इसमें क्या क्या आप पे इंक्लूड होगा। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ताजर का माशी कत्ल किया जाएगा माशी, तो ये गवर्नमेंटें भी नहीं चल सकेंगी। अब आपने कल एहतजाज भी किया है बिजली के नरखों पे, और वो काफ़ी आज ये 4 बजे का एहतजाज था, अलामती एहतजाज था। इसको ताजरों ने पूरा बजट को नामंजूर किया है
क्योंकि ये माशी कत्ल है, ये जबरन ये जुल्म और ज़्यादती के जो टैक्स हैं वो नामंजूर हैं। IMF का ये जो बजट है इसका ताजरों के साथ बैठकर IMF के नुमाइंदों को बिठाएं, ना कि बाबू लोगों को बिठाएं। उनको वो क्या पता बाबू लोगों को कि ये सारी उम्र ताजर कारोबार किया नहीं। वज़ीर ख़जाना साहब जो आए हैं इनको क्या पता ताजर और तजारत क्या है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि तजावीज़ सुनी जाएं। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहते बीच में? कुछ देर नहीं होगी, अब तजावीज़ सुनने का वक्त तो लंघ गया। देखें, पॉलिसीज़ को रीविज़िट किया जा सकता है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है गवर्नमेंट को अपनी तमाम ये जो बजट तजावीज़ उन्होंने अप्रूव की हैं उसको रीविज़िट करें, वरना ये मामला चल नहीं पाएंगे। ये लोगों को इन्होंने इतना डार्क साइड पर ले गए हैं कि लोगों के लिए अब जीना मुश्किल हो जाएगा, लोगों के मुंह से निवाला छीनेंगे। वो कोई भी सेगमेंट है, वो कोई भी प्रोफेशन है, तो उस वक्त तक अगर इन्होंने रीविज़िट ना किया तो मुझे खौफ है, मुझे डर है कि ये आगे सिचुएशन पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आप लोगों का, मैं जो पहले जिस तरफ इशारा कर रही थी कि कसूर तो आप लोगों का है ना, कसूर तो है ना। देखिए, जब आता है सियासतदान आता है तो अपना पैसा थोड़ी लगाता है, ताजर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फाइनेंसियर का पैसा लगाता है ना। ये गाड़ियाँ, ये जलसे, ये जहाज़, ये बिरयानियाँ अपने जेब से तो कोई नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही यही बात कि जो इनका अपना, एब्सोल्युटली ताजर के बेटे हैं, इंडस्ट्री अपनी है, यकीन करें अपने फैमिली मेम्बर्स चीखे मार रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? बात आपकी बिल्कुल बजा है जी। गलतियां हमारी हैं, हम ही इनको लेके आते हैं, हम ही इन पे इन्वेस्ट करते हैं और हम ही सारे पैसे इकट्ठे करके इनको देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, वो कहते हैं बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं देती उसको। हमने रोना छोड़ दिया, हमने अपनी आवाज़ उठानी छोड़ दी। अच्छा, जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ताजर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो उतनी देर इन्होंने किसी ने नहीं सुननी। ये बजट रीविजिट मांगता है। नहीं, ये बड़ी हाफिज साहब ने बड़ी ये बजट काबिल कबूल नहीं है। बात यह है कि अब वक्त आ गया है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ताजरों को बाहर निकलना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी हुकूमत जोर दे रही है जी एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट कैसे होगी? कैसे हो सकती है? हमारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, ईरान ले लें, 20 रुपए से ऊपर कहीं यूनिट नहीं है, नीचे है। अच्छा, हमारे मुल्क में 60, 65, अब 70 पे जाने को तैयार है। अच्छा, जब आप बिजली में ही आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ाएंगे? हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, तब जाके इनको समझ आएगी। खुदारा सड़कों में निकलने से पहले इनको अकल आ जाए और ये इसको ठीक कर दे। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है और बहुत ज़ाहिर है हम तो ज़रा लाइटर मोड में इसको डिस्कस करें, क्योंकि क्या करें, डिप्रेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी सीरियस, आई फील वेरी स्ट्रांगली। और हमारे एक रिपोर्टर हैं जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे रिपोर्ट करते हैं ना, ही इज़ वेरी कूल हेडेड, लेकिन उनकी भी एक ट्वीट आई और आई थिंक आई डू अग्री विद इट। और उन्होंने ये कहा कि मेरा तो मशवरा ये होगा कि अगर आप टैक्स नेट से अभी तक बचे हुए हैं तो आप बचे रहें। और दूसरा उन्होंने तजवीज़ ये दी कि अगर आप मुझ जैसे लोग जो वापस पाकिस्तान में आके अपनी बिज़नेस भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, नौकरी भी करना चाहते हैं, टैक्स भी देना चाहते हैं, रियल एस्टेट पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनको भी, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी फ़रोग देना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि वी शुड पैक अप आवर बैग्स एंड लीव। तो क्या ये हुकूमत ये चाहती है कि जब से आई है इतनी नफरत अंगेज सियासत उनके खिलाफ हो रही है? यू आर नॉट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, इनफैक्ट आप डिस्टेंस कर रहे हैं लोगों को। आप हमारे नौजवानों को ये कह रहे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाएं, बाहर मुल्कों में जाएं, और जब वो वापस आएंगे तो शायद उनके बूढ़े माँ बाप उस घर में हों भी ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तो मैं तो समझती हूँ कि ये डिलिबरेटली हो रहा है, बाय डिज़ाइन हो रहा है। इतने कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकते। हमें तो ये बताया गया था कि अब SIFC में, और जनाब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और एक खातून भी हैं और ये बैंकर साहब भी जो हैं, ये विज़ किड्स आए हैं, ये ब्रेनियक्स आए हैं जो मुझसे और आपसे बहुत अच्छा
बजट बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा इंटर्न जो है वो भी इससे बेहतर कॉपी पेस्ट कर सकता है। सवाल एक बार फिर ये है, क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है? मेरी नीयत है, क्या आपकी है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।